दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न करेंगे जो पीसीएस के लिए बहुत ही मददगार होता है। भारत के जितने भी एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो गए, जी हाँ, जहाँ भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में आपका आधुनिक भारत का इतिहास एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आज हम लोग यही करेंगे। देखिए, चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था और ये 1505 में भारत आया था और इसका शासनकाल 1505 से 1509 तक रहा। हम दोनों तरफ से करेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? देखिए, स्वाली का युद्ध ये जो हुआ था आपका स्वाली का युद्ध आपका 1512 में हुआ था। ठीक, कितने में हुआ था? ये 1512 में स्वाली का युद्ध हुआ था। और इसमें देखिए, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो ये थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट ने ये पुर्तगालियों को हराया स्वाली के युद्ध में। ठीक है, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच स्वाली का युद्ध लड़ा गया था 12 में। उसके बाद देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? थॉमस रो की बात कर रहा है। ठीक है, थॉमस रो, हॉकिंस की नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। देखिए, सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद है दोस्तों कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी? तो ये हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी और अप्रैल 1608 में वो आगरा में जहांगीर के पास पहुंचा था और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान की उपाधि भी दिया। या इंग्लिश खान भी इसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये 1632 में किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में किया था। सूरत में किया था। ठीक है, और सवाली का युद्ध जो दोस्तों हुआ था वो 1512 में नहीं, 1612 में हुआ था। याद रखिएगा, 1612 में सवाली का युद्ध हुआ था पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 में किया था। ठीक, उसके बाद है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये औरंगजेब ने किया था विरोध सबसे पहले ब्रिटिश के साथ। चूँकि मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीकरण था? तो देखिए, तत्कालीकरण पूछ रहा है तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 में हुआ। ठीक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 1760 का प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वानडीवास का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर डिटेल है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, 1765 में हुआ था। ठीक है, चूँकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था पहले, उसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद कितने वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो याद कीजिएगा, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, 1780 से 84 के बीच हुआ था। इसी में, ठीक है, 1780 से 84 के बीच, ऑप्शन में 1784 यही सही होगा। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? मंगलौर की संधि हुई। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो बोलिएगा 1790 से 92। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान से कर्नवालिस ने 3 करोड़ रुपये समझौता
के रूप में मांगा था, तब बोला था कि तुम्हारे दोनों बेटों को छोड़ा जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये अपना बिहार था। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार ही था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो यह मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये दी। ये मतलब वादा किया गया। उसके बाद है आपका कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, याद रखिएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इलाहाबाद संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में ही इसने इलाहाबाद संधि के द्वारा इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्रदान कर दी अंग्रेजों को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी कहाँ से कहाँ तक था? तो दोस्तों ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता है, बल्कि शाह आलम के बारे में कहा जाता है। ठीक है, शाह आलम के बारे में कहा जाता था। हालांकि बीपीएससी ने इस प्रश्न को अपने सीमा से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में, उसी में किया गया। ठीक, और उसमें कर्नवालिस ने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कर्नवालिस ने 3 करोड़ रुपये का वहाँ पर डिमांड किया था, तभी उसने बोला था ठीक है कि हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ेंगे। और कर्नवालिस ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, कभी कभी प्रश्न बनते हैं कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिए। किसका कथन है? तो कर्नवालिस ने कहा था हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, यानी अपाहिज बना दिया। उसके बाद देखिए कि प्रश्न है आपका कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो ये शाहसूजा से प्राप्त किया था दोस्तों। कहाँ से? तो शाहसूजा से प्राप्त किया था। उसके बाद है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन ने। हालांकि विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था कि आप ठगों के उन्मूलन जितना स्ट्रिक्टली से हो करना है, और कैप्टन स्लीमैन ने 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और खासकर 1837 ईस्वी में इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। हालांकि ठगों में हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे, धर्म के नाम पर लूटपाट करते थे। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिंक ने सामाजिक सुधार तो बहुत किए थे। ठीक है, सबसे पहले तो सती प्रथा का ही उन्मूलन किया था। दास प्रथा का उन्मूलन किया था किसके? कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को ये नहीं किया था उन्होंने। ठगों को संगठित गिरोह का दमन ये किया था। तो 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऊपर है बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1665 में लागू किया गया, तो 1765 में लागू किया गया। तो याद रखिएगा बंगाल में द्विशासन प्रणाली 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 के शासनकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मदद से दोहरी शासन प्रणाली यानी द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि लागू किसके शासन में किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव में। खत्म किसके शासन में किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देखते हैं कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1828 में यह विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनता है और 1829 में उसने सती प्रथा का अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया, जो हालांकि हम लोग पहले बता चुके हैं। और देखिए शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वो इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। ठीक, तो याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन
किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी के समय पहली बार 1853 बिछाया गया था, जो बम्बई से थाने के बीच चला था, और दूसरी बार 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया था? सिंध को विजित किया था और अधिग्रहण किया था अपने शासनकाल में, तो ये नेपियर, चार्ल्स नेपियर। 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था। उसके बाद है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कैसे राज किया? तो दोस्तों, बांटो और राज करो की नीति लागू कर कर, बांटो और राज। ये देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया बीपीएससी टीचर को लेकर, 11th-12th वालों के लिए पूछा है। मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये बकासत भूमि को लेकर था। ठीक है, ये 1936 से 38 के शासनकाल में जो बिहार से नेतृत्व किए थे इसका, करयानंद शर्मा। ठीक है, बकासत भूमि को लेकर। अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 में कैनिंग था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जिसे बोलते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो प्रश्न पूछेगा कि भारत का, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन, अंतिम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। और यही पूछेगा कि वायसराय पहला, तो कैनिंग। उसके बाद है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह से बहुत बार प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जाता है, हालांकि अब देख लीजिएगा इसमें मैंने सब कवर किया है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 में प्रयोग में लाया गया था। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। अब यहाँ पर डिटेल है, इसको देख लेते हैं। देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस था उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग करने का योजना बनाई, और इन राइफलों में दमदम, अम्बला और सियालकोट बंगाल में पड़ता था, में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन करवा दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और वह यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो प्रश्न पूछता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, तो चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद एक कुंवर सिंह राजा थे, तो जगदीशपुर के थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह ने किया। देखिए कितने बार प्रश्न पूछा गया है कुंवर सिंह से रिलेटेड, देख लीजिए, सिर्फ कुंवर सिंह, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुंवर सिंह से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से किया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो सक्रिय भाग बोल रहा है तो सभी ने लिया। देखिए नाना साहब जो थे कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल ये भी दिल्ली से। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो राजपूत कुंवर सिंह। देखिए कितने तरह से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे ना, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र जगदीशपुर था। ठीक, उसके बाद जगदीशपुर राजा थे कहाँ के? तो ये जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने, मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था।
उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इसमें वो चूँकि आयरकुट विसेंट आयर था, ठीक है ना, विसेंट आयर था, ऑप्शन में नहीं है। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो कर रहा था कुंवर सिंह के समय, वो विसेंट आयर था, ठीक है, और वही था, वहीं से दबाने का प्रयास किया था इसको। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ से, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये डिटेल देख लेते हैं, बार बार तारीख पूछा जाता है। 10 मई, यानी 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, तो मेरठ से। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से हो चुकी थी और धीरे धीरे आगे चलकर एक कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध तक फैल गया। तो धीरे धीरे सबसे पहले मेरठ, उसके बाद कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध तक फैल गया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ, तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, ठीक है, बेगम ऑफ अवध, ठीक है, ये कहाँ की थी, अवध की थी बेगम हजरत महल। उसके बाद 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो मेरठ में हुआ, ठीक है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन बहुत सारे देते हैं और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, चूँकि कोई योजना नहीं थी और ना ही कोई नेशनल लेवल पर संगठन था, तो मेन रीजन यही होगा। चूँकि ये ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए बी राइट आंसर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, कौन सा भाग पूछ रहा है, अप्रभावित रहा, मतलब वहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है। तो देखिए मुंगेर जो था दोस्तों वहाँ तक नहीं हुआ था, बाकी दानापुर, आरा, पटना, ये सब, मुजफ्फरपुर, यहाँ तक 1857 का विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। तो देखिए विद्रोही बनाने का कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो ये ऑप्शन उसमें है ही नहीं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि अंग्रेज अधिकारियों की अध्यक्षता, ठीक है, अक्षमता का कारण क्या था, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण था ही नहीं और इन्हीं अधिकारियों के बदौलत ही तो अंग्रेजी हुकूमत ने 90 साल तक शासन किया भारत में। तो इसमें अधिकारियों की जो होगा अक्षमता हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कूटों का प्रयोग करें, नीचे देख लेते हैं, दिया होगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है, तो भगत सिंह तो होंगे नहीं, बीजी तिलक होंगे नहीं, तात्या टोपे बिल्कुल होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे नहीं, तो सिर्फ तात्या टोपे। तात्या टोपे को हम लोग रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते हैं, जिनका शासनकाल 1814 से 1859 माना जाता है, ठीक। प्रमुख नेता थे 1857 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये ग्वालियर में हुआ था, इनका दमन किया था हीरोज ने। उसके बाद देख लीजिए यही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, तो बिल्कुल यही कथन आपका सही है। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, इसमें से कौन से कारण होंगे, तो देखिए चूँकि विफलता का कारण पूछ रहा है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका आंसर भी देखा जो 2022 में पूछा था बीपीएससी ने, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों कहीं नहीं होगा, ये बॉक्स में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, जो कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, और विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था, और साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई
और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसे करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की बात करें तो काफ़ी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे और विदेशी शासन के प्रति एक साजिश घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला ऐसा कोई योजना ही नहीं था, नहीं संगठन था, जिसके बदौलत ये सब विफल रहा। उसके बाद देखिए कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लिए लेने के लिए कब घोषणा किया? तो 31 दिसंबर 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। डिटेल देखिए, 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन के समाप्त कर भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, चूँकि 1857 के समय वही थे, तो भारत का प्रथम वायसराय इनको बनाया गया। पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय तो कैनिंग को ही बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई? तो ये 1 नवंबर 1858 को। ठीक, 1 नवंबर 1858 को ये क्राउन चला गया विक्टोरिया के हाथों में। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। ठीक है, तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख और पंजाबी से पंजाब के उत्तर प्रांत से सैनिकों का भर्ती किया। उसके बाद है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये बी.डी. सावरकर। कौन थे ये? बी.डी. सावरकर थे। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के न्यू संगठन से संबंधित था? तो ये पील आयोग था। ठीक है, पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। पील आयोग जो सैनिकों की भर्ती किया जाता था। डिटेल देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। उस समय यहीं से और भयंकर विभेद हो जाता है और यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब कितना हो जाता है? इस समय 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई। अब यहीं से कल्पना कीजिए कि हमारी संख्या सैनिक के रूप में 1,40,000 और उनकी 65,000, फिर भी हम गुलाम थे। ठीक है, फिर भी हम गुलाम थे। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? षड्यंत्र की संज्ञा। तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने कहा? जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा कहा। उसके बाद है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। इसकी रचना किसने किया? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, ठीक है, इसका दर्पण किया नील दर्पण का दीनबंधु मित्र ने। डिटेल देखते हैं, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह होता है 1859 से 60 के बीच और सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 में चलता है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच चलता है और वही संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 से 56 में चलता है और पवना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 76 के बीच हुआ। ठीक, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले गोविंदपुर गांव से हुआ था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में
वर्णित किया गया है, तो बी डी सावरकर। उसके बाद है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो देखिए कूका आंदोलन को गुरुराम सिंह ने संगठित किया था। ठीक है, किसने? तो गुरुराम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कौन सा आंदोलन था जो कूका आंदोलन से मिलता जुलता था? तो वहाबी आंदोलन। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई इसकी, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम पंजाब में बात करें तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। कब? 1840 में, जिन्हें मुख्य सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरुराम सिंह नामधारी ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को क्या किया गया? परिष्कृत किया गया। और 1872 में इस आंदोलन के एक नए नेता उभर कर आते हैं, राम सिंह। ठीक है, राम सिंह रंगून निर्वासित इनको कर दिया गया और इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, राम सिंह रंगून में। उसके बाद है पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो करमशाह। अगर इसमें आपको मालूम चलेगा कि इन्होंने पागल पंथ की स्थापना क्यों की। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो करमशाह। देखिए पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, मतलब आधा धार्मिक और आधा अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, करमशाह का पुत्र कौन था? टीपू था। धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। भाई वाह। उसके बाद देखिए फराजी कौन था? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फराजी कौन था? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो ये था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, पंजाब में कूका आंदोलन का शुरुआत में ये उद्देश्य रखा गया था कि सिख धर्म को क्या किया जाएगा? परिष्कृत किया जाएगा। अभी इम्पोर्टेंट है फराजी के लिए, देख लेते हैं फराजी वाले। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धर्म, सामाजिक और राजनीतिक अमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे वो दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो फराजी आंदोलन जो हुआ था वो वहाबी आंदोलन में मिल गया। ठीक है, और ये 1818 से 1862 में चलता रहा उस समय तक। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जो जमींदार होते थे, जमींदार को ही महाजन कहा जाता था, वो क्या करते थे? जो गरीब तबके के लोग थे उनको ज़रूरत पड़ता था तो उनसे जो ब्याज लेते थे मोटी रकम, वो इतना ब्याज सुनाते थे, फरमाते थे और लेना ही पड़ता था मजबूरी तक। कहाँ जाएंगे? नहीं करेंगे तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ऐसे भी मरेंगे तो अच्छा है कि वैसे ही आदमी मरे, उसी तरह यही था। तो 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो था वो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। उसके बाद फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? थोड़ी देर पहले बताया था, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक, ये दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। ठीक है, इसमें ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर क्या किया जाता था? ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। खेती भी करते थे और उनको
जितना खेती भाई कोई करता है तो उनको रकम दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता था, वो भी नहीं दिया जाता था अंग्रेजों की तरफ से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास थे। ठीक, तो नील विद्रोह के नेता जो थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास। दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु चरण विश्वास, दिगंबर और विष्णु चरण याद रखिएगा। तो नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे अब तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं रैयतवारी व्यवस्था। चूँकि रैयतवारी व्यवस्था में होता था कि कंपनी जब सीधे किसानों से कर लेती थी उसे रैयत कहते थे। ठीक है, किसान उसमें खुद अपने जो भी अन्न उपजाता था वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता था। और कंपनी जब पूरे गांव से कर लेती थी तो उसको महलवारी कहते थे। और कंपनी का जमींदारों द्वारा कर वसूलना अस्थायी बंदोबस्त कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित किया? तो ये किया था वासुदेव बलवंत फरके द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा और किसके द्वारा किया गया? तो वासुदेव बलवंत फरके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि इसका डिटेल दिया है कि प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फरके जिनका शासनकाल 1845 से 83 है। मुंबई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके इन्होंने प्रशिक्षित किया, लड़ाकू बनाया और इन्हें फिर काला पानी की सज़ा दी गई। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है काला पानी की सज़ा किसे दी गई? तो ये वासुदेव बलवंत फरके को काला पानी की सज़ा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। आमरण अनशन। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो ये खोंड जनजाति था। ठीक, मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति जो थी वो खोंड जनजाति थी। डिटेल देखते हैं कि खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र रहते थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से चक्र बिश्नोई ने किया। युवा राजा चक्र बिश्नोई था। ठीक है, बिश्नोई। विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि जो दिया जाता था उसको प्रतिबंधित करना। अंग्रेज़ों को तो लगता था कि भाई मानव बलि देना ये गलत है। अंग्रेज़ों ने कुछ काम तो किए लेकिन वो सही था, लेकिन इनको लगा कि ये हमारी धर्म के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा आंदोलन किया। ठीक है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। तो ठीक है, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो रामोसी विद्रोह ऐसे पूछेगा कि रामोसी विद्रोह किससे संबंधित है? तो चित्तूर सिंह। किसने किया? तो राम चित्तूर सिंह ही बोलेंगे क्योंकि वही मुख्य नेता थे और रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में इनके सहायता से आंदोलन किया था। ठीक, और 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अभाव के कारण अन्न भी, चूँकि अकाल पड़ेगा तो अन्न तो उपजेगा नहीं। ठीक है, और इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। उसके बाद है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह ये चूँकि बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831 से 32 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। को देख लेते हैं इसमें पहले ये देखते हैं हम। बघेरा विद्रोह जो था 1818 से 20 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, तो बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 से लेकर 20 के बीच हुआ था और बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? कमेंट कर कर बताइएगा। बड़ौदा के गायकवाड़ जो लोग थे, क्रिकेटर रितु गायकवाड़ का आपने नाम सुना होगा।
अच्छे खेलते हैं, उनके नाम पर भी याद रख सकते हैं। तो अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया गया। अंग्रेजों ने, ये जो गायकवाड़ लोग थे बड़ौदा के, उनसे इन अंग्रेजों ने ज़्यादा कर लेने का योजना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जब विद्रोह करने लगे तो 1818 से 19 के बीच अंग्रेजी सरकार जो थी वो भी क्या किया, आक्रमण कर दिया, और इस तरह यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। अब छोटा नागपुर जनजाति के बारे में देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ है, याद रखिएगा। पूछेगा कि छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ, तो छोटा नागपुर जनजाति से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कोल विद्रोह भी हुआ था 1831 से 32 के पीरियड में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, और संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। वहीं मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1900 के बीच। अतः विकल्प में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, छोटा नागपुर जनजाति नाम से कोई आंदोलन ही नहीं हुआ था, विद्रोह ही नहीं हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो देखिए, बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये चूँकि इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, डिटेल देखेंगे आगे हम। उसके बाद है 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो देखिए, ये मेजर बारो को 1855 ईस्वी में संतालों ने मेजर बारो को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? मेजर बारो को। अब हम चौरी विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने क्या किया कि भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया, और इन्होंने एक साथ पुलिस और दिखुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू को बोला जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कि 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू ने किया। ठीक है, किसने किया? सिद्धू कान्हू ने किया। उसके बाद देखिए, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो अभी बताया, सिद्धू कान्हू। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसके अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी जो थे वो धरती का आबा मानते थे। आबा मतलब भगवान हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था, और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। दोस्तों देखिएगा, भागलपुर के जो लोग होते थे उनका थोड़ा सा फेस कटिंग रांची और बंगालियों जैसा मिलता जुलता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था, और 1899 से 1900 के बीच ये मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, क्योंकि सब लोग मिलकर खेती करते थे। लोग जागीरदारी, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया। ठीक है, जागीरदारों जो थे, ठेकेदार जो थे, बनिए थे, इन लोगों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया और इनके परंपरा पर हल्ला बोल दिया। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 ऊपर दिया गया, इसलिए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो पीरियड रहा वो 1895 था है। ठीक है, 1895 होना चाहिए, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह भी बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। ठीक है, महान हलचल के नाम से भी उन्हें जाना गया, उलगुलान विद्रोह को। और 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यही बिरसा मुंडा हो जाएंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के पक्ष में थे। उसके बाद देखते हैं कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए, कोल विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र नागपुर के क्षेत्र में पड़ता था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, जिसे पलामू बोला जाता है, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था।
इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। और 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर चला, हालांकि 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। लॉर्ड लिटन, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, 2017 में भी आए हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया? तो लिटन, ठीक है, लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय, ये 1876 में लिटन जो है वायसराय बनकर भारत आता है। और भारत और अफगानिस्तान के उस समय सीमा जो थे एक में ही थे, और उसने अफगानिस्तान पर आक्रामक नीति अपनाया। ठीक, नीति में परिवर्तन किया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर उसने काफ़ी क्रूर नीति अपनाया, जिससे वहाँ के लोग उनको अनुसरण होने लगा। और 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, प्रश्न पूछेगा द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तो 1878। और 1879 में ये गंडमक की संधि की गई। तो प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, उसमें किसकी संधि हुई? तो गंडमक की संधि हुई। गंडमक की संधि पूछता है तो 1879 में बोलेंगे। 1879 में गंडमक की संधि हुई अफगान और अंग्रेजों के बीच। हौजा विद्रोह हुआ था। हौजा विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ठीक है, जिसका केंद्र संथाल परगना था। हौजा विद्रोह संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। हौजा विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था और 1820 से 21 के पीरियड में हुआ था। 1820 से 21 के पीरियड में हुआ था। उसके बाद 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था वो था आपका लॉर्ड रिपन। क्यों रद्द किया था भाई? तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में ही इसने क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया और भारतीय भाषाओं, यानी जो समाचार पत्र था, ये उस समय के जो पत्रकार थे वो अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत सारे टीका टिप्पणी अखबारों की मदद से लिखा करते थे। जब रिपन को मालूम चला तो उसने एक एक्ट पारित किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। उसने क्या किया, चूँकि इससे पहले लॉर्ड लिटन जो था जिसका शासनकाल 1876 से 1880 में था, उसके समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, लेकिन रिपन ने इसको रद्द कर दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत किसने किया? तो लिटन ने किया। लेकिन किसने दबाया, किसने अंत किया? तो रिपन ने। ठीक, इस अधिनियम को हम बोलते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। भाई, जब पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो कौन आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? तो वही था। चूँकि इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। ठीक, आप मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी चीज़ लिखना होगा अंग्रेजी में लिखना होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को और भाषा तो आती नहीं थी। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध हो। यानी कानून का विरोध करने वाला मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। ठीक है, तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश, सहचर, ये प्रश्न बनते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश, इस पर क्या किए गए? मुकदमे चलाए गए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए, छोटा नागपुर की जनजाति हो जो थी, ठीक, 1820 से 21 में, और फिर पुनः 1831 में ये इन्होंने चुनौती दिया था और 1837 तक ये व्याप्त हो गया। तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह था। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, बिहार, सिंध। उसके बाद देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की?
किसने नहीं की? इनमें से किसने नहीं की? तो विजयनगर का राजा के, हैदराबाद का निज़ाम, और आगे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऊपर है आपका तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथेपी। तो इसमें से देखिए क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इनको छोड़कर सभी ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। सिर्फ हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं किया था। प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो ये हैदराबाद के निज़ाम नहीं किए थे, बाकी सभी ने किया था। विजयनगर के राजा ने किया था, तमिलनाडु के पोलीगार ने किया था, त्रावणकोर के दीवान वेलुथपी ने किया था, बाकी सिर्फ हैदराबाद का निज़ाम नहीं किया था। उसके बाद है दोस्तों कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो अभी लॉर्ड लिटन हम लोगों ने बताया, लॉर्ड लिटन। और 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो रिपन ने रद्द किया। 1882 में रद्द किया था, 1878 में तो लिटन के द्वारा यह पारित किया गया था। उसके बाद है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, क्या किया गया देख लेते हैं। चूँकि 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया और इसे इस्त मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी इसे जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तर कर्नाटक में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। ठीक है, इसी के अंतर्गत इसे हम छोटे पूंजीपति, जिसे भद्र नवाब भी कहते थे। उसके बाद है कि रिक्त स्थानों को भरना है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो बंगाल अधिकारी नियम जो था दोस्तों, अधिनियम 1885 में पारित हुआ था। क्या था? तो देखिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में क्या किया? बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में लागू कर दिया, जिसमें भूमि मालिकों जो होते थे जमींदार और जो किराएदार होते थे, उनके अधिकारों को क्या किया गया? परिभाषित कर दिया गया। उसके बाद है दोस्तों कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये क्या था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था यही कि भू राजस्व का राजस्व के लिए निर्णय लिया गया। उसके बाद है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो उसमें क्या था, डिटेल देख लेते हैं कि मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का उन्हें मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मैरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा क्या किया? प्राप्त किया। और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड, खंडनी, पताका लहराई, ये सब क्या की? उन्होंने लिखा। ठीक है, इस पर आवाज़ उठाया। और 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उनके विचार, उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है कि उनका विचार कैसा था। अन्य रचनाएं भी उनके हैं, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख थे ये सब। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस की बात करें तो इसने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में क्या किया? 10 वर्षों के लिए किया। ठीक है, 1790 ईस्वी में लागू किया भू राजस्व व्यवस्था। शुरुआत में बोला गया कि 10 वर्षों के लिए था। जो
22 मार्च 1793 को क्या किया गया, इसको परमानेंट कर दिया गया, इसलिए इसको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। आगे है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया, ठीक, बम्बई में लागू किया गया। डिटेल देख लेते हैं। 1792 में तमिलनाडु के बाराहमल क्षेत्र में भी लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया, बिल्कुल सही है। विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये भी सही है, एक से अधिक हो जाएंगे। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो भारत भारतीयों के लिए है, इन्होंने नारा दिया था। और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, जोरदार भाषण भी दिया था। और राजा राममोहन राय की बात करें तो इन्होंने नवीन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इन्हें नवीन शिक्षा का अग्रदाता कहा जाता है, उन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, तो ये किया शिशिर कुमार घोष, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, तो शिशिर कुमार घोष ने किया दोस्तों, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में किया था, ठीक। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि हस्ताक्षर कब किए गए, तो ये 1916 में किया गया। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय कैप्टन स्लीमैन को जाता है, ठीक है, कैप्टन स्लीमैन को जाता है। उसके बाद है सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। उसके बाद भारत में ठगी, ये बता दिया कैप्टन स्लीमैन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो 1917 में चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ, तो 16 जुलाई 1947 को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ, तो 16 जुलाई 1947 को। उसके बाद डिटेल देखिए इसमें क्या है। माउंट बेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक को पारित कर दिया गया। तब उसके बाद विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बी.डी. सावरकर कब हुए थे, तो चूँकि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होगा, क्यों होगा देख लीजिए, ऑप्शन में है ही नहीं। बी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, ठीक। तो बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष कब से कब तक थे, तो 1937 से 1942 तक थे। और बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की, बी.डी. सावरकर ने। और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन से जुड़े, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई होगा। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था, ते अभिंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया, तो अभिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। उसके बाद है दोस्तों कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है। क्लाइव को ही ब्रिटिश भारत का, क्योंकि आपको मालूम होगा 1757 क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि क्लाइव ने प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रख दिया। और प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और वह 1758 से 60 तक और 1765 से 67 में बंगाल का गवर्नर रहा और इसने द्वैत शासन की व्यवस्था भी की। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो गीता रहस्य तिलक ने लिखा था। और भी इनकी पुस्तक है, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के करीमों को विस्तृत व्याख्या किया था,
ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। और गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। उसके बाद है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये 1916 में किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। और इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। सन डैश ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ये लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कड़े नियंत्रण लागू किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ कर्जन के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के जो नारे थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारे बोल सकते हैं, ये दुनिया को प्रेरित किया। और फ्रांस की क्रांति 17 जुलाई 1789 को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। और उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए क्या किया? 1902 में सर टॉमस रायले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ठीक है, और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के आधार पर ही विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण बढ़ गए। आगे है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? तो 1904 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद है दोस्तों कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था? तो ये लीडर करते थे। उसके बाद है आपका कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो चूंकि उदारवादियों के प्रचारक लीडर ही हुआ करते थे। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। लीडर समाचार पत्र जो था उसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। और मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष और यज्ञदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा रखा गया? तो 1835 के मैकाले के नियम के द्वारा, मैकाले अमेंड्स के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के अमेंड्स द्वारा रखा गया। ठीक, डिटेल देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के एक्ट द्वारा रखा गया। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, एक कक्ष है, भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही क्या किया गया? उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दी गई। तो अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू किया? तो मैकाले। ठीक, वहीं से उसी के पीरियड में हुआ। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ये किया था डेविड हेयर ने। किसने किया था? डेविड हेयर ने। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारण आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये किया बुद्धिजीवी ने किया, नगरीय उच्च जातियों ने किया, और किया था उदार राजवाड़े ने। ठीक है, निर्धन सर्वधन वर्ग थोड़े करेंगे।
निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? आत्मीय सभा का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का स्थापना किया था। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा का स्थापना किया था। देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से हम देखें तो इसके पहले ही प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1919 में की गई। ठीक। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू महासभा की व्यवस्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान किया गया था। उसके बाद है कि 1892 में हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के समान मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी स्वीकार किया था। ठीक है, गांधी जी ने स्वीकार किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद है कि बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक। तो बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका सही होगा 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। 1908 कांग्रेस में फूट नहीं, 1908 में कांग्रेस का फूट थोड़े हुआ था, 1907 में हुआ था। और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। बिल्कुल सही है। तो 1-3 होना चाहिए, सी राइट आंसर। उसके बाद है कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक। नील दर्पण को किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। 1859 से 60 में इसका उल्लेख किया गया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था? तो ये मैकाले ने कहा था। ठीक है, टीबी मैकाले ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ये संताल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। देखिए, संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच, और ताना भागत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 में, उसी समय ताना भगत आंदोलन भी शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। तो इसको कोरिलेट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के साथ। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। देखिए, मैकाले का मानना था, अभी बताया वही है। ठीक है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1909 में किया गया था। आपको मालूम होगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक्ट 1909 में आया था, उसके साथ आप करेंगे, इसको कोरिलेट कर कर याद करना होगा कि पंजाब हिंदू सभा और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919, ऐसा याद रहेगा। और भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूचित दिया गया, उसको मिलान करना है। क्या करना है? इसको हमें मिलान करना है। ठीक है। एक तरफ आपका दिया है मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? तो मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड इसी ने पारित किया था। कम्युनल अवार्ड किसके समय हुआ था? मैकडोनाल्ड के समय। तो एक का 2 होगा। लिन लिथिगो के समय क्या हुआ था? तो लिन लिथिगो के समय अगस्त प्रस्ताव हुआ था। लिन लिथिगो के समय अगस्त प्रस्ताव हुआ था। और डलहौजी के समय क्या हुआ था? डलहौजी के समय, तो दोस्तों डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैपलास इन्हें हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैपलास बोलेंगे। और उसके बाद चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड के समय द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समा नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से क्या किया? एक नए समाज की स्थापना की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म समाज। ठीक। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्राह्मण के पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों का जमात था जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ईश्वर को मानते थे
लेकिन वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ठीक है। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि 1828 रहता तब ना सही होता। उसके बाद है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? ताई यूनी आंदोलन, तो ये चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। ठीक। तो फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन ये जैनपुर के करामत अली ने चलाया था। उसके बाद है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये 1828 में किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो 1828 में हुआ था राजा राम मोहन द्वारा, अभी मैंने बताया। और फराजी आंदोलन की बात करें तो इसके विरोध में 1838 से 39 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। तायूनी आंदोलन ढाका में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1878 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था और इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था। इसका उद्देश्य था कि क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचार और गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन यानी ख़त्म किया जाए। याद रखिएगा कि तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। बीपीएससी ने इसे हालांकि हटा दिया है और 1893 नहीं 1839 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने किया। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये थे जलालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये जमालुद्दीन अफगानी थे। जमालुद्दीन अफगानी जो थे ये सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका देखते हैं कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन था? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम जो था वो था वेदांत ग्रंथ। ठीक है। तो 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम था वेदांत ग्रंथ। ठीक। आगे हम देखते हैं कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था दोस्तों, ये जो थे उनका नाम था गुजरात के ये दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद प्रश्न है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना जो हुआ था देवघर में हुआ था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन तो कर दिया गया। ठीक। प्रारंभ हुआ और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया कोलकाता के टाउन हॉल में। और इसके समर्थन के तत्कालिक बिहार, उस समय वर्तमान बिहार भी था, झारखंड दोनों एक थे, देवघर भी उसी समय पड़ता था बिहार में ही। तो देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग की नामक संस्था की स्थापना हुई। ठीक है। तो बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग का जो स्थापना हुआ था वो देवघर में हुआ था। उसके बाद है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति करना पड़ता था? तो ये करना पड़ता था तवान। यदि आप नील की खेती करना चाहते हैं और उसमें आपको छूट मिले तो आपको क्षतिपूर्ति तो देना पड़ेगा। वो कौन क्या था? तवान था। अब देखिए, तवान जो था ये भूमि का कम से कम नील की खेती करने के उपलक्ष्य में आपको 20 कट्ठे में क्या होता था कि 3 कट्ठे में नील की खेती होती थी। और चूँकि नील की खेती करने से पूरा ज़मीन बंजर हो जाता था, जिसको 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहते थे। ठीक है। और नील की खेती करने से छूट चाहने वाले को लिए ये क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था उस समय। उसके बाद है दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्मरंग पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मरंग पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ही आत्मरंग पांडुरंग ने किया था। ठीक है। देख लेते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना
ये आत्मरंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेना की प्रेरणा से इसकी स्थापना किया था। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके सहायता से? तो मुंबई में आचार्य केशव चंद्र की सहायता से। ठीक, महादेव गोविंद रानाडे ने इस संस्था को 1869 में जुड़े। तो प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे जो थे 1869 में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। कितना अच्छा संस्था था, जबरदस्त था। ठीक, उसके बाद पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेरोल्ड। ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो दी बिहार हेरोल्ड था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये किया था आत्मरंग पांडुरंग ने किया था। अभी मैंने ऊपर बताया 1867 में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरंग पांडुरंग द्वारा किया गया था 1867 में, बम्बई में केशव चंद्र के प्रेरणा से। 1869 में एक व्यक्ति जुड़े थे जिनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, वर्ष 1928 में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था जगजीवन राम ने। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है CDPO में कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो जगजीवन राम ने। ठीक, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरंग पांडुरंग ने किया 1867 में केशव चंद्र के प्रेरणा से, और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े। एक प्रश्न है 156 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें ये स्वामी विवेकानंद थे। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, अपने गुरु की स्मृति में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने संन्यास धारण करके और धार्मिक ग्रंथों का क्या किया? अध्ययन किया। अपने गुरु के शिक्षाओं के व्याख्या को साकार करने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। और 1893 में इन्होंने शिकागो में गए और वहाँ पर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिया था वहाँ पर। ठीक, तो हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1897 में किया था। ठीक है, उसके बाद स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो कब किया गया? तो ये 1875 में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो अभी बताया था मैंने, दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। ऊपर देख लीजिए, यही प्रश्न सेम है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया क्या? तो आर्य समाज 1875 में किया गया, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है दोस्तों कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 में। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया। इनका जन्म 1872 से 73 के बीच एक माली घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी, तो प्रश्न पूछेगा गुलामगिरी किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। और 1872 एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। डिटेल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। तो 1907 से 33 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही और 1916 के होम रूल लीग में गठन किया गया। ठीक है, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और 1947 से 39 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारत की पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। ठीक, तो सरोजिनी नायडू कब बनी? तो 1925 में बनी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में बनी। 40वें अधिवेशन में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। उसके बाद है आपका किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो ये था, चूँकि ऑप्शन में है ही नहीं, ये कब बने थे? ये 1925 में। ठीक है, तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ये किया था मैडम एच.बी. ब्लावेट्स्की। ठीक है, ब्लावेस्की बोलते हैं, ट साइलेंट रहेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेस्की ने किया। किसके सहायता से किया है देख लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.बी. ब्लावेस्की ने किया था। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट विलियम क्वान जज था। ठीक है, उसके सहायता से 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, और ऊपर मैंने एक चीज़ बताया था कि 1875 में एक संगठन की स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू, यही महिला पूछता तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो, एनी बेसेंट। चूँकि कांग्रेस के पूछ रहे हैं, यहाँ भारत नहीं है इसलिए एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये मैडम एच.बी. ब्लावेस्की। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की सहायता से हुआ था। ठीक है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी और थियोसॉफिक जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। थियोस मतलब हिंदू धर्म की, ब्रह्मा विद्या, ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म अथवा इस्लाम धर्म की सूफिज्म के समक्ष किया जा सकता है। इसमें देखिए डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतलब मतभेद हुआ था? तो ये हुआ था दलितों के पृथक निर्वाचन को लेकर। ठीक है, पृथक निर्वाचन को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेट किए। सिर्फ गांधी जी 1931 में भाग लिए थे। ठीक, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 1877 को। अब डिटेल देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ गया था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ रुपये व्यय कर दिया। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे, तो आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार में एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना की जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहे थे और रोम
जल रहा था। ठीक है, तो कौन किया है इसकी? तो ये राइटर हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, आरजी प्रधान के अनुसार। ठीक, और गुप्ता भावना से जनता में फैल गई। और कलकत्ता की एक पत्रिका है जिसने कहा था कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के बीच पहली बार किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा लाया गया। भारत में 16वीं सदी के बीच में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आया था। कौन सा था वो पुर्तगाली? तो जेसुइट मिशनरी। ठीक है, जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आया था 16वीं सदी में मुद्रण यंत्र को। उसके बाद देखिए CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस मकसद से बनाया था? तो ये बनाया था कि राज्य परिषदों को चुनाव में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि हमारी भागीदारी क्या हो, हम संसद तक पहुँचे, यानी राज्य परिषद के चुनाव में भाग लें, हम वहाँ तक पहुँचकर आवाज़ उठाएं, अंग्रेज़ों के बातों, हम अपनी बातें अंग्रेज़ों तक कहें, जो मेन आदमी है वहाँ तक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था, केटी तलंग ने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में किया गया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक, फिरोज शाह मेहता ने किया, केटी तलंग ने किया, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, WC बनर्जी नहीं था इसमें, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ये जो पॉइंट है दोनों बॉक्स में उसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव। ठीक, यानी लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। वेलीजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, और उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था, पहले से ही था। वह सनय सनय विकसित हुई, धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को देता करता था। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद 1798 में, 1798 से 1800 बीच इसका समय काल माना जाता है। मैसूर की बात करें तो 1799 में अपनाया। तंजौर की बात करें तो अक्टूबर 1799 में अपनाया। अवध की बात करें तो 1801 में इसने सहायक संधि अपना लिया। पेशवा की बात करें तो दिसंबर 1802 में। बरार की भोसले की बात करें तो दिसंबर 1803 में। सिंधिया की बात करें तो 1804 में। जोधपुर, जयपुर, मछुएरी, बुंदू, भरतपुर, ये सभी क्या किए? वेलीजली के सहायक संधि के नीचे सर झुका दिए। और दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधियों की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया, जिसने सरकार को था कि वो कथित मतलब सरकार विरोधी सामग्री यानी प्रकाशित नहीं करेगा, वो सरकार के विरोध आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उन्हें विनियमिता नहीं किया गया था, आदान प्रदान नहीं किया गया था।
वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस के पास ये अधिकार था कि वो समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था। उसके बाद है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। बिल्कुल, जो 1800 मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में जो स्टेटमेंट है 1870 का जो मेयो ने पारित किया था, ये केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें प्रांत में जो सरकार थे उनको भाई पावर मिल गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस फैला हुआ था, ऊंच नीच जो था, असमानता मतलब अलग अलग जो सिस्टम था, उसको सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1872 में मेयो के समय। नियमित पूछेगा तो 1821 बोलेंगे। ठीक, देख लिया, यहाँ दिया है रिपन के समय हुआ है नियमित 1821 में। इम्पोर्टेंट सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति बोलेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ को घेरे की नीति बोलेंगे। वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित था। सुरक्षा प्रकोष्ठ वेलेजली और वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। ठीक है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक, किसान का प्राण, किसान के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उसके बाद देखिए कि स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन में आपका देखिए वारेन हेस्टिंग है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए डिटेल देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे, इसलिए फिर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जो क्या था? तो देखिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जिसे 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। डिटेल देख लेते हैं क्या है। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की गई। पहली घटना थी ये। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बना दिया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया 1784 में, और विलियम जोन्स के द्वारा ही 1784 में फोर्ट विलियम में किया गया था इसका, फोर्ट विलियम। उसके बाद है दोस्तों कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक, 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई,
मजदासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन का पहचान करना है। तो देखिए, प्रार्थना समाज, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से लोग इस जो संगठन है उससे जुड़े थे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुआ था। आचार्य केशव चंद्र सेना की प्रेरणा से आत्मरंग पांडुरंग ने किया था। ठीक, तो आत्मरंग पांडुरंग होंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे भाई? तो महात्मा गांधी द्वारा ये प्रारंभ किया गया एक समाचार पत्र था यंग इंडिया। ठीक, उसके बाद इंडियन ओपिनियन की बात करें, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। तो याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन गांधी जी के समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द पे बैन लगाया है कि आप किसी को हरिजन नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो थे वो क्या था? देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो थे गोपाल हरि देशमुख, वो लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। तो लोकहितवादी के लिए किससे जाना जाता था? तो ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। ठीक, कौन थे ये थे गोपाल हरि देशमुख थे। ठीक, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। और 1891 में नौरोजी फुरोदोंजी ने अन्य फारसी सहयोगी के सहायता से रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। ठीक, तो रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये नौरोजी ने किया था। इस प्रकार सभी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों लगान का नगद में परिवर्तन। अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक, एक आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 से 22 में हुआ था। ये पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, तो एक आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था, नेतृत्व करता थे पिछड़ी जाति के मदारी। ठीक, इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान के बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में लेकर था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसका प्रथम महासचिव, कांग्रेस का प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम। ठीक, देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। एक 1886, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कोलकाता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब? तो 85 में किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव 1924 में किया था एकमात्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? तो एओ ह्यूम ने किया था। ठीक, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसने किया? तो चित्तरंजन दास। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चित्तरंजन दास ने गया का अधिवेशन का अध्यक्षता किया 1922 में। डिटेल देख लीजिए। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन 37वां अधिवेशन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये जब जेल से छूटे थे तो इनको जब बोला गया कि 37वां अधिवेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया उस समय, तो इनका विरोध भी किया था कई लोगों ने।
सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया था चित्तरंजन दास का। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अयंगर, एन.जी. रंगा, इन लोगों ने विरोध किया था चित्तरंजन दास का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। उसके बाद है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। आनंद मोहन भी इसमें थे, सहयोगी थे, ठीक है, सहयोगी थे। उसके बाद राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय अभी आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर इन्होंने विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक। उसके बाद देखिए कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इनके सहयोगी थे आनंद मोहन बोस, ठीक। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, इसे बहुत बार पूछा है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया, तो ये किया था आपका बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और एस रामास्वामी, ये सब लोगों ने किया था 1884 में, ठीक। तो यही ऑप्शन नहीं है इसमें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब, तो 1884 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम। मद्रास महाजन सभा में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, एस रामास्वामी, ठीक, याद रहेगा, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी, तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था आनंद मोहन की सहायता से। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, कब हटाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, तो देखिए ये इनको हटाया गया था, चूँकि ऑप्शन 1874, 1877 और दो और होना चाहिए, तो दो जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें से। 1874 को ही हटाया गया था, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में। चूँकि अब ये भारतीय थे, ये भारत का आवाज़ उठाते थे, वहाँ बात रखते थे, पहुँचाते थे, अंग्रेज़ों को बुरा लगता था, इसलिए उन लोगों ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। उसके बाद एक किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1872-73 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। भारतीय पूछता तो सरोजनी नायडू। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय, ये सब हो चुका है। उसके बाद है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो बम्बई में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1886 में हुआ था, दूसरा कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन किया है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई, 85 में किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। उसके बाद है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन किसने किया, चित्तरंजन दास ने किया, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इसमें से कौन थे, तो असैनिक सेवा थे। कौन थे, असैनिक सेवा थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दोस्तों ये हमारा लॉन्ग वीडियो हो गया। इसके बाद हमारे पास 600 प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो जितने विभागों में प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी से, स्टेट पीसी से, उस सबको हम कर लेंगे, ठीक। तो फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। बाकी ये कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपका छूटेगा नहीं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।